ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण प्रेजेंट टाइम पर विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये क्या चीज़ है, GHG किसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं, किसको कहा जाता है, या जिसमें पौधागत प्रभाव क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यावरण की दृष्टि से टाइम पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। तो ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसकी फंक्शनलिटी होती है, किस तरह से प्रकाश किरणें आकर पर्यावरण में अपना एक्ट करती है, अपना कार्य करती है, और ये प्रॉब्लम किन गैसों की वजह से और किन मानवीय गतिविधियों की वजह से प्रेजेंट टाइम पर पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण दुर्घटना के रूप में उभर करके सामने आई है, इस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट या GHG। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है उसको उनसे मिलकर के वायुमंडल बना है। और वायुमंडल में जलवाष्प सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोकार्बन जिसको C11 कहा जाता है, C12 कहा जाता है, ये सारी गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सब मिलकर के ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। और ये गैस अगर नहीं हो तो वायुमंडल में जो गर्म होने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। वायुमंडल को वायुमंडल को गर्म होने की जो प्रक्रिया है वो सूर्य की किरणों के द्वारा, जो सूर्य की किरणें सूर्य से उत्सर्जित होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इनमें विद्युत के गुण भी होते हैं और मैग्नेट चुंबक के गुण भी होते हैं, इसलिए इन किरणों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहा जाता है। और ये किरणें 1,86,000 मील पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर होती है, ये धरातल से टकराती है, और धरातल से टकराने के बाद में पुनः वायुमंडल में वापस चली जाती है। इनको परावर्तन कहा जाता है, ये परावर्तित हो जाती है। जिस एंगल पर, जिस कोण पर ये किरणें आती हैं, उसी कोण पर ये किरणें वापस लौट जाती है। जब ये किरणें आती हैं तो ये माइक्रोवेव कहलाती है। माइक्रोवेव यानी इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। वेवलेंथ का मतलब है ये इसकी ऊंचाई होती है और ये क्रेस्ट ऊंचाई होती है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, ये इसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार ये ऊपर नीचे हो रही है, ये पर सेकेंड के हिसाब से इसकी वेवलेंथ निकाली जाती है। तो ये लॉन्ग वेव है और ये शॉर्ट वेव है। जो सोलर रेडिएशन से पृथ्वी पर आती है तो इस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव। और जब पृथ्वी से टकरा जाती है, टकराने के बाद में यही शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है, आने वाली जो किरणें होती है, वो कम वेवलेंथ होने की वजह से वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर एंटर हो जाती है, धरातल तक पहुंच जाती है। और ये जब लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है यही करके, तो वायुमंडल को पार नहीं कर सकती। इनका कुछ भाग बादलों द्वारा, जलवाष्प द्वारा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, जो इस तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेज जिनको कहा जाता है, उन गैसों के द्वारा वायुमंडल में इनको रोक लिया जाता है, ये वापस पार नहीं पा सकती, वायुमंडल में शून्य में वापस नहीं रोक पाती है, वहीं फंस करके वहीं प्रवेश करके रह जाती है। और इस प्रक्रिया से वायुमंडल गर्म होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, हवाओं का चलना नहीं होगा, जितनी भी एटमॉस्फेरिक जो घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं इन्हीं प्रक्रिया की। अब ये जब लाभदायक है तो धीरे धीरे क्यों परिवर्तित होती जा रही है, नुकसानदायक क्यों होती जा रही है, इसका कारण है ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की वायुमंडल की यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती है। जिनकी प्रकाश से
जो आता है ई एम रे जो आती है वो कई रंगों के प्रकाश के द्वारा आते हैं, जिनमें एक बीच का जो प्रकाश होता है 0.2 से 0.65 या जो कहते हैं 320 नैनोमीटर से लेकर 640 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, दृश्य पटल इसको कहा जाता है। जो सामान्य आंखें होती है केवल इस वेवलेंथ की किरणों को ही देख सकती है। इससे छोटी वेवलेंथ की जो किरणें होती है वो IR, इससे जो छोटे वेवलेंथ की जो किरणें होती है वो गामा किरणें कहलाती है, जैसे एक्स रे है, वाई रे है, गामा किरणें है वो होती है। और इससे बड़ी वेवलेंथ की जो किरणें होती है वो IR, इंफ्रारेड किरणें कहलाती है। ये जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा वेवलेंथ का जो प्रकाश पटल है वो रेड कलर का होता है और सबसे छोटा होता है वो बैंगनी होता है। तो बैंगनी रंग की किरणों से छोटी वेवलेंथ वाली जो किरणें होती है वो पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। और लाल रंग की किरणें प्रकाश स्पेक्ट्रम में जो होती है उनकी वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ वाली जो किरणें होती है वो इंफ्रारेड किरणें कहलाती हैं। ये बीच का जो प्रकाश होता है ये बीच का प्रकाश विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा इस डिफरेंट वेवलेंथ के जो लाइट है वो लाइट वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर एंटर होती है। तो जब एंटर होती है उस समय पर ये किरणें बिल्कुल माइक्रोवेव के रूप में होती है, इस तरह से आकर के वायुमंडल में एंटर हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी से टकराती है और टकराने के बाद में यही लॉन्ग वेव के रूप में कन्वर्ट होती है और देन इस टाइप से ये लॉन्ग वेव होती है। अब ये किरण एंटर तो हो सकती है, शॉर्ट वेव की किरण जो है प्रकाश वायु पृथ्वी की वायुमंडल में एंटर हो गई, लेकिन वापस जाते हुए जो जिनको एरोसोल कहा जाता है या इनको वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कारण, धुआं के कारण, प्रदूषण के कारण, डस्ट जितने भी मानव जितनी भी डस्ट पृथ्वी पर जनरेट होती है वो उस डस्ट के कारण यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। उन सबका संयुक्त नाम है एरोसोल्स, वायुमंडल। और ये वायुमंडल की मात्रा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल के दहन की वजह से निरंतर रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से ये एरोसोल्स की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ने का सीधा प्रभाव इन वेवलेंथ को बाहर वायुमंडल में या शून्य में जाने पर तो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये लॉन्ग वेव की जो किरणें है ये पृथ्वी के वायुमंडल में फंस के रह रही है, इसमें उलझ कर के रह रही है, इससे बाहर नहीं जा पाती, शून्य में नहीं जा पाती। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी से आकर के वायुमंडल के बीच में अटक गया है, इसकी वजह से निरंतर रूप से यहाँ एक परतों का वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो वायुमंडल का टेम्परेचर प्रक्रिया के द्वारा बढ़ रहा है इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है या इसी को पौधाघर प्रभाव कहा जाता है। और ये पौधाघर प्रभाव जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका प्रभाव वनस्पति पर भी हो रहा है, उसका प्रभाव वर्षा पर भी हो रहा है, वायु की गति और वायु की दिशाओं पर भी हो रहा है। और पूरा विश्व आज सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव नजर आ रहा है वो प्रभाव ग्लेशियर डिग्लेशिएशन से हो रहा है। जो पृथ्वी पर नीचे पर्वत है, हिमालय जैसे है, एंडीज है, रोकीज है, उन पर्वतों पर जो परमानेंट ग्लेशियर्स थे, जो लाखों साल पुराने ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर पिघल करके आ रहे हैं। और जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई थी पृथ्वी के निर्माण के समय के बाद से ही बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ भी पिघलना प्रारंभ हो गई है। और वो मेल्टिंग जो आइस है, पिघली हुई बर्फ है, जल के रूप में जो परिवर्तित हो रही है, उस बर्फ की वजह से समुद्र का तल उठ रहा है, जिसको सी राइज बोला जाता है, समुद्र तल का बढ़ना कहा जा रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र तल बढ़ रहा है और समुद्र के आसपास जो समुद्र तल के आसपास के किनारों पर मार्जिन्स पर जो कंट्रीज हैं, जो शहर बसे हुए हैं, वो डूबने की आशंका भी इसी प्रक्रिया के द्वारा इसी प्रक्रिया का कारण है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अगर इसको हमें रोकना है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमें रोकना है तो सबसे पहले हमें एरोसोल्स पर काम करना है, एरोसोल्स को हमें रोकना होगा। एक 1 ppm एनवायरमेंट में टर्म है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का अगर 10 लाख का भाग किया जाए
उससे जो छोटा कण होता है वो 1 ppm कण है, और इससे छोटा कण है वो छोटा कण वायुमंडल में अगर एक बार चला जाता है किसी भी वजह से, हवा की वजह से या और किसी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी की वजह से अगर चला जाता है, तो इससे 1 ppm से छोटा पार्ट मटेरियल यानी कोई भी पदार्थ जो वायुमंडल में पहुंच गया है वो वापस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, वो वायुमंडल में तैरता रहता है। इसलिए ऐसे पदार्थ को कहा जाता है SPM, सस्पेंडेड पार्ट मटेरियल, तैरते हुए पदार्थ। ये तैरते हुए पदार्थ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहे हैं, ये वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। इससे बड़े जो 1 ppm से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो पृथ्वी पर आ जाते हैं, नीचे वापस से जमीन पर आ जाते हैं और वायुमंडल उनसे मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जो SPM है जो 1 ppm से छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स हमेशा वायुमंडल में तैरते रहते हैं। उनका कारण होता है आपका एरोसोल्स में वृद्धि करना, और एरोसोल्स में जैसे जैसे वृद्धि होती है ये जो गैसें हैं और एरोसोल प्लस जो 4-5 ग्रीन हाउस गैसें जिनको कहा जाता है, जिनका एमिशन पृथ्वी पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ा है, तो जितनी ग्रीन हाउस गैसेज है प्लस एरोसोल्स मिलकर के इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। और इससे अगर निजात पानी है, इससे अगर मुक्ति पानी है, तो हमें ये ग्रीन हाउस गैसेज को कम कंट्रोल करना है और एरोसोल्स का जो एमिशन है, इसका जो उत्सर्जन है उन्हें कंट्रोल करना है, तभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको नियंत्रित कर सकते हैं।